तुम क्यों बार बार इस लड़के की फोटो लेकर आ जाती हो? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे फिर से शादी नहीं करनी। मैं ठीक हूँ विधवा रहकर भी। इस लड़के की भी 4 बहनें हैं, इसके तो माँ बाप भी नहीं है। भूल गई आप मेरी पिछली नंदों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया था? मेरी उन 4 नंदों की ही वजह से ही मेरे पति और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, और आज मैं आप लोगों पर बोझ बनकर बैठी हूँ। खुशबू, जरूरी नहीं कि सारे लोग एक जैसे हों। तेरी पुरानी नंदे और परिवार अच्छा नहीं था तो क्या हुआ? मैंने पता किया है। इस बार मैं तेरी शादी को बहुत सोच समझ कर रही हूँ। अच्छा घर परिवार है। माँ, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी। अपनी माँ की बातों से परेशान होकर खुशबू बाहर आती है और उसकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है। उसे देखकर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। आप फिर से 6 महीने के लिए शहर जा रहे हैं। आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुशबू, मैं शहर भी तो हम लोगों के लिए जा रहा हूँ ना। बहू, तू क्या चाहती है कि तेरा पति तेरे पल्लू से बंद कर रहे? जाने दे मेरे बेटे को। आशा की बात सुनकर खुशबू चुप हो जाती है और सुमित काम करने के लिए शहर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू का 6ठा महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, कितने सारे काम हैं, इतने सारे बर्तन, फिर कपड़े भी धोने हैं। एक काम करती हूँ, अपनी ननद से हेल्प ले लेती हूँ। किचन में काफी सारे बर्तन देखकर खुशबू कमरे में बैठी अपनी नंद के पास जाती है। शीतल, दिव्या, निकिता और पूजा घूमने के लिए बाहर गई हैं। तुम ही हो घर में। जब तक मैं बर्तन धोऊंगी तुम कपड़े धो देना। बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं। भाभी, एग्जाम शुरू है और आप चाहती है कि मैं अपने एग्जाम की तैयारी छोड़कर कामों में आपकी मदद करूं? अगर आपसे घर के काम नहीं होते तो अपने गरीब माँ बाप से कह देती ना, आपके साथ एक नौकरानी भेज देते। शीतल का उल्टा जवाब सुनकर खुशबू उदास होकर वहां से चली जाती है और खुद सारे बर्तन और कपड़े साफ करती है। कुछ देर में उसकी नजर अपनी सास पर पड़ती है जो कि ऊपर जा रही होती है। अपनी सास को देखकर खुशबू अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी, आप ऊपर जा रही हैं? मैंने सारे गंदे कपड़े धो दिए हैं, इन्हें ऊपर तार पर डाल देना। क्यों री, मैं तेरे बाप की नौकरानी हूँ क्या जो तू मुझे काम बता रही है? माँ जी, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने से मना किया है और आप ऊपर जा रही थी बस इसीलिए। बहू, हमने भी बच्चे जन्मे हैं पर तेरी तरह ड्रामा हमने नहीं किया। इतना बोलकर आशा ऊपर जाकर धूप में बैठ जाती है और कुछ देर में एक हाथ से खुशबू पेट पकड़कर कुछ कपड़े लेकर छत पर जाती है और उसे तार पर सूखने के लिए डाल देती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और खुशबू का 7वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन खाना बनाते हुए खुशबू को उल्टी होने लगती है और वो अपनी नंद दिव्या को देख उससे कहती है, दिव्या, रोटी बनाने में मुझे उल्टियां हो रही हैं। आज तुम रोटी बना दो, मेरे पैर में भी काफी सूजन है। क्या आज मैं रोटी बना दूं? आपके होते हुए अब मैं खाना बनाऊं? मैं अभी माँ को बताती हूँ। रोटी का नाम सुनते ही दिव्या माँ से अपनी भाभी की शिकायत कर देती है, जिसके बाद आशा अपनी चारों बेटियों के साथ मिलकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है। मैडम जी के नखरे तो देखो, ऐसे हैं जैसे कि यही गर्भवती हैं। तेरे करीब माँ बाप ने दहेज में तो हमें कुछ दिया नहीं जो तुझे थोड़े बहुत घर के काम आते हैं। अब तो उससे भी जी चुराने लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है माँ जी। आप तो जानती हैं कि मैं प्रेगनेंसी में मन मचलता है मेरा, और मेरे पैर में भी काफी सूजन है। खड़े होने में भी दर्द होता है। देख लो भाभी के नाटक। अब ये चाहती है कि घर के काम भी हम करें, खाना भी हम बनाएं और इनके हाथ पैर भी हम दबाएं। इस उम्र में आपको और अपनी बहू से सेवा करवानी चाहिए, तो ये महारानी हमसे सेवा करवाना चाहती है। अपने ससुराल वालों की बेइज्जती और चारों नंदों की कड़वी बातें सुनकर खुशबू का दिन बड़ी मुश्किल से बीतता है और हर वक्त वो टेंशन में रहती है। यहाँ तक कि आशा और उसकी चारों बेटियां खुशबू को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते और एक दिन जानबूझकर आशा अपनी बहू को राशन लेने के लिए राशन दफ्तर भेजती है। अरे ओ करम चली, मेरी चारों बेटियां बाहर जा रही हैं और मुझसे भला अब 20 किलो के गेहूं और 10 किलो चावल नहीं उठते। राशन दफ्तर से जाकर राशन ले आ। आखिर ठूसती तो तू भी है ना। पर माँ जी, मेरा 8वां महीना लग चुका है। अगर ऐसे में भारी सामान उठाऊंगी तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए ये सही नहीं है। अब तू मुझे बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। जब मेरा 9वां महीना चल रहा था ना, तब मैं अकेले पूरे खेत जोत लिया करती थी और सर पर तुझसे भी ज्यादा बोझ उठाकर लाती थी, और तुझे 20 किलो गेहूं उठाए नहीं जाएंगे। नाटक बंद कर और जाकर राशन लेकर आ, वरना खाने को नहीं मिलेगा। बेचारी खुशबू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और राशन दफ्तर पर राशन लेने के लिए लंबी कतार में खड़ी हो जाती है, जहाँ कुछ औरतें उसे देख आपस में बातें करती हैं। देखो तो जरा इस लड़की को, गर्भवती है और ऐसी हालत में राशन लेने के लिए आई है। अरे बेटा, तुम्हारे घर में क्या कोई और नहीं है जो तुम ऐसी हालत में राशन लेने के लिए आई हो?
अगर कल को कुछ हो गया तो। आंटी, है तो बहुत सारे लोग, पर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। मेरी चारों नंदे राजकुमारी की तरह अपनी जिंदगी जी रही हैं और मैं अपने ससुराल में नौकरानी की तरह। खुशबू के आंसू और उसकी बातें सुनकर उन औरतों को उस पर दया आती है और वो लोग खुद राशन न लेकर उससे पहले खुशबू को राशन दिलाते हैं, जिसे खुशबू सिर पर लाद कर घर लेकर आती है और घर आते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो घर के बाहर ही राशन लेकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसकी चारों नंदें जाग जाती हैं और अपनी माँ के साथ अपनी भाभी को अस्पताल ले जाती हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि खुशबू का मिसकैरेज हो चुका है। जब इस बारे में सुमित को पता चलता है तो वो भी काम छोड़कर सीधा गाँव आता है। खुशबू, ये सब कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। भैया, आपको अभी भी भाभी की फिक्र है? भाभी की वजह से इस घर का वारिस इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। सब कुछ भाभी की लापरवाही की वजह से हुआ है। आपको पता है, हमने एग्जाम टाइम में भी भाभी को कुछ नहीं करने दिया, उन्हें इतना आराम दिया। अगर वो रात के 12 बजे हमसे खाना मांगती थी ना, तो हम 12 बजे भी उन्हें खाना ला कर देते थे। एक दिन तो माँ पड़ोस के घर में जाकर भाभी के लिए इमली लेकर आई थी, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और माँ से लड़कर राशन लेने के लिए चली गई। आप सबको तो यही लगेगा ना कि माँ ने भेजा है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं जानता हूँ, तुम आराम करो, ज्यादा मत सोचो, वरना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और आप लोग मेरी बीवी को इस बात का दोषी मत ठहराओ। हो ना हो आप लोगों की मदद करने के लिए वो राशन दफ्तर गई होगी राशन लेने के लिए। मैं जानता हूँ खुशबू को, उसे अपने बच्चे से बहुत प्यार था। ये सिर्फ एक्सीडेंट था। खुशबू, तुम आराम कर लो। अब मैं शहर काम करने नहीं जाऊंगा, मैं यही गांव में ही काम करूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ काम देखने के लिए। जो हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अपना बच्चा खोने की वजह से खुशबू की हालत अब बहुत खराब थी। तो वहीं अपनी चारों बहनों और माँ के भड़काने पर भी सुमित उनकी बातों में नहीं आता और वो खुद दुखी उदास होकर काम की तलाश में घर से बाहर जाता है। सुमित अपने बच्चे को खोने के गम में इतना डूबा होता है कि उसे रोड पर आ रही गाड़ी नजर नहीं आती और अचानक से वो एक ट्रक के नीचे आ जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद भी आशा सभी पड़ोसियों के सामने अपनी बहू को ही दोषी ठहराती है। मेरे बेटे की जान इस मनहूस की वजह से गई है। जब से ये शादी करके आई तो उसके 1 महीने बाद ही मेरे पति बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। उसके बाद इसने खुद अपना बच्चा खो दिया और उसके बाद इसने मेरे बेटे को भी नहीं बख्शा। सच में भाभी, आपके पैर बहुत मनहूस हैं। आप हमारे घर से अब तक क्या कर रही हो? अगर आप कुछ दिन और यहाँ रही तो मेरी माँ को और हम लोगों को भी मार कर खा जाओगी। निकल जाओ हमारे घर से। सही कह रही हो आशा बहन, तुम्हारी बहू के कदम तो बड़े ही मनहूस हैं। आते ही तुम्हारे घर में दुखों का पहाड़ टूट गया। लोगों के ताने सुनकर खुशबू परेशान हो जाती है तो वहीं उसकी चारों नन्ने उसका सामान पैक करके घर के बाहर फेंक देती हैं, साथ ही उसे भी घर से धक्के मार कर निकालती हैं। मैं यहाँ शादी करके आई थी, यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी। माँ, दरवाजा बंद कर दो। खुशबू को घर से बाहर निकलवा कर वो दरवाजा बंद कर लेती हैं और काफी खुश होती हैं। इसके बाद खुशबू रोती हुई अपने घर जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जो उसका सहारा बनते हैं। खुशबू जब अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही होती है तभी एक बॉल उसे लगती है और एक बच्चा उसके पास आकर उसके हाथों से बॉल लेते हुए कहता है, माँ, सॉरी आंटी, हम यहाँ खेल रहे हैं। आप यहाँ से हट जाओ वरना आपको फिर से बॉल लग जाएगी। उस बच्चे के मुंह से माँ सुनकर खुशबू आगे और कुछ नहीं कह पाती और वहां से सीधा अपनी दोस्त खुशी से मिलने के लिए जाती है और सारी बात उसे बताती है, जिस पर खुशी उससे कहती है, देखा यार, अभी तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। तेरा कोई बच्चा भी नहीं है, तू बच्चे के लिए तड़प रही है। आखिर इतनी बड़ी जिंदगी तू अकेली कैसे जिएगी? आज नहीं तो कल अंकल आंटी इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर कौन तेरा सहारा बनेगा? इंसान को लाइफ पार्टनर